बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1, जिस चैप्टर का नेम है वेव्स। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, उन वेव्स की आपस में मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या इनके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन, और इसी के साथ साथ बीट्स और स्टेशनरी वेव वगैरह जो है वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें चंद एक टॉपिक जो है मेन होंगे, जिसमें हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की डिटर्मिनेशन होगी और लास्ट पे डॉपलर इफेक्ट होगा, जो कि इन्हीं वेव्स की जो है वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कुछ लॉज को डिफाइन कर रहा है, जो कि डेली लाइफ के अंदर मॉडर्न एप्लीकेशंस में हम बहुत ज़्यादा जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, हम वेव्स के बारे में जो है वो जानते हैं। वेव्स जो है ये क्या है? वेव जो है बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसमें हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म करते हैं, या आप किसी भी मीडियम के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस अगर क्रिएट करें तो वहाँ पे वेव जनरेट होती हैं, जैसा कि हम प्रीवियस जो है वो क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम एक अगर एग्जांपल लें उसकी रिपल टैंक की, तो रिपल टैंक के अंदर आप जानते ही हैं कि पानी भरा हुआ है हमने, और उसमें आप क्या करते थे, आप एक नॉब से या पेंसिल से क्या करते हैं, हम पेन को इन और आउट डिप करते हैं। तो उससे क्या होता है, वाटर की जो पार्टिकल्स हैं वो अप एंड डाउन जो है वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। तो ऑसिलेशन से क्या होता है, वही ऑसिलेशन फिर आगे फॉरवर्ड होती है, और इस तरह अप और डाउन जो है वाइब्रेशन कंटिन्यू होती है। जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये आगे मूव नहीं करते, बल्कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो अप और डाउन वाइब्रेट करते हैं जस्ट अपनी जगह से। और इसी तरह यही जो एनर्जी है वो फॉरवर्ड आगे जो है मूव होती है, जैसे दूर पड़े हुए कोई भी ऑब्जेक्ट लाइक छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो हैं पानी के ऊपर ही अगर पड़े हुए, तो यहाँ पे आप डिप कर रहे हो तो वो टुकड़े अप और डाउन जो है वो ऑसिलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, जिससे आपको वाजे तौर पे दिखेगा कि यहाँ पे भी वाटर जो पार्टिकल्स हैं ये अप और डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में आपके पास जो वाटर है ये एक मीडियम का रोल प्ले कर रहा है, जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है। इसी तरह इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एक रोप की। रस्सी जो है वो एक तरफ आपके हाथ में है और एक तरफ आपके एक दोस्त के हाथ में। आप यहाँ से उसके अंदर जो है एक जर्क क्रिएट करते हैं, यानी कि आप ऊपर करके उसको नीचे करते हैं, जर्क क्रिएट करते हैं। उससे क्या होगा, यहाँ से एक जो है वो पल्स क्रिएट हो, ऐसे यही पल्स फिर फर्दर आगे जो है वो ट्रेवल करती जाएगी, और एक टाइम आगे के आगे आपके दोस्त जो कि अपोनेंट है उसके हाथ को जाके ये इसी तरह से एक बम्प देगी, जर्क देगी, जिससे ये भी हमें पता चला कि रस्सी जो है इसके जरिए, स्ट्रिंग के जरिए हमने एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है, जो कि एक वेव की ही एक फॉर्म थी। तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम वेव को जो है वो तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले है मैकेनिकल वेव्स, दूसरी टाइप जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो थर्ड टाइप है वो है हमारे पास मैटर वेव्स। तीन टाइप्स है जो मेन वेव्स को क्लासिफाई कर रही है। मैकेनिकल वेव्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो वेव्स हैं जो अभी हमने दोनों जो है वो डिस्कशन की, दोनों वेव्स के बारे में बताया, दो एग्जांपल्स हमने देखी, जिसमें हम बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है मीडियम के पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट कर रहे हो और वेव उन्हीं के अकॉर्डिंगली प्रोपोगेट हो रही हो। मीडियम पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हो, इन विच medium particles
कैन ऑसिलेट, मीडियम पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करें, उसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव। इनकी हम एग्जांपल जो है वो बता रहे थे, लाइक वाटर वेव्स। इसके अलावा आपके पास साउंड वेव्स है, ये भी मैकेनिकल है। इसके अलावा वेव इन अ स्ट्रिंग वगैरह वगैरह, कोई भी वेव जिसमें आपके पास मीडियम पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करें, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। अब ये साउंड वेव कैसे मैकेनिकल वेव है, इसके बारे में अभी आगे जो है वो बात आएगी, फिर हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल के साथ जानेंगे। जनरली मैं इसके बारे में यही बताता रहूँ कि जो साउंड वेव है ये बेसिकली एयर के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से जो है कंप्रेशन और रेरफेक्शन से साउंड क्रिएट होती है, तो उसमें भी एयर पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप है मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन से क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ऑसिलेशन। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एट सेम टाइम में ऑसिलेट कर रहे हो तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो जनरेट होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक लॉन्ग रेंज है, लाइक आपके पास एक्स रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स। ये सारी की सारी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। टीवी वेव सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि जनरली जो हम जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनकी हम क्वांटम मैकेनिकली जिनको हम जो है वो डिस्कस करते हैं नॉर्मली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है मैटर वेव्स की। मैटर वेव में मीडियम जो है ये खुद प्रोपोगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन विच मैटर propagate in the form of wave from one point to another, like आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये जब ट्रेवल करता है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, ये इन दी फॉर्म ऑफ वेव जो है वो मूव करता है। तो इसमें आप देखें इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसको हम मैटर भी कह रहे हैं। तो मैटर जब एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा और वो इन दी फॉर्म ऑफ वेव प्रोपोगेट कर रहा होगा। प्रोपोगेट का मतलब है ट्रैवल करना, मूव करना। तो यहाँ पे आप देखें वेव प्रोपोगेट हो रही है, मूव कर रही है मैटर को साथ साथ लेके चल के। इसमें मैटर ऑसिलेट नहीं कर रहा लाइक दिस, जैसे यहाँ पे वाटर था ना, पानी के पार्टिकल्स अप और डाउन जस्ट वाइब्रेट होते थे अपनी मीन पोजीशन के लिए। ऐसे अगर हम इनके बारे में बात करें वेव के बारे में, तो ऐसे वेव जनरेट हो रही है ऐसे। इसमें यहाँ पे मीडियम पार्टिकल जो है अप और डाउन जस्ट वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इसमें मीडियम जो है वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, उनको हम कहते हैं मैटर वेव। तो इस चैप्टर में हमने नॉर्मली जो डिस्कशन करनी है वो हम मैकेनिकल वेव के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। अब मैकेनिकल वेव के बारे में हम ये कहते हैं दे आर द वेव विच आर प्रोग्रेसिव वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव है जिनको हम प्रोग्रेसिव वेव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव वेव वो है जो पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से अवे मूव करती है। जैसे स्ट्रिंग की एग्जांपल हमने ली, जैसे हमने वाटर टैंक के अंदर रिपल वेव्स की बात की। इन सब में हम बताते हैं कि आपके पास ये सारी की सारी क्या है, प्रोग्रेसिव वेव है जो फॉरवर्डली प्रोग्रेस होती है, पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से अवे जो है मूव करती है। इनको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव।
या मैकेनिकल वेव। तो इनकी जो है वो दो टाइप्स है, और वो कौन सी है उनके बारे में भी हम लिखने लगे हैं। प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव के बारे में हम कहते हैं कि इनकी दो टाइप्स है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरी है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इन दोनों के बारे में हम ये कहते हैं कि दोनों जो है प्रोग्रेसिव है, मैकेनिकल वेव्स है। अगर ये दोनों जो है प्रोग्रेसिव वेव है, तो प्रोग्रेसिव वेव के जैसे बारे में मैंने बात की कि ये वो वेव्स होती हैं जो एनर्जी ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ डिस्टरबेंस से किसी और पॉइंट की तरफ। तो अगर हम ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडल के बारे में अगर हम जो है वो डिस्टिंग्विश करना चाह रहे हैं, तो हम यूँ करते हैं, हम जो है एक लॉन्ग स्प्रिंग जो है वो कंसीडर करते हैं। स्प्रिंग, आपके पास ना एक लॉन्ग स्प्रिंग है, काफ़ी लेंथी है, जिसको आप इजीली जो है वो फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इजीली ऑसिलेट कर सकते हैं। यूँ समझ लें कि मैंने इसको ना यूँ फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है, ऐसे इस तरह से मैंने बांध दी और यूँ मैंने रखा हुआ है। चलिए इधर ही ड्रॉ कर लेते हैं, यूँ। आप यहाँ से पकड़ के उसको इस तरफ जो है वो वाइब्रेट करो, तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा, यूँ। अगर मैं इसको और ज़्यादा जो है वो छोटा बनाना चाहूँ तो यूँ होगा। इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अब ये आप देखिए तो इसकी जो ऑसिलेशन है, यानी कि यहाँ पे जो मीडियम है ये स्प्रिंग है, तो मीडियम पार्टिकल की ऑसिलेशन इस तरफ है, यूं। और वेव की प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में, ये आपके पास प्रोपगेशन ऑफ वेव है। अब इसमें प्रोपगेशन ऑफ वेव मीडियम पार्टिकल्स की वाइब्रेशन के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर है। मीडियम पार्टिकल्स लेफ्ट राइट ऑसिलेट कर रहे हैं और वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है। तो यहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स की ऑसिलेशन वेव की प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसफर वेव, इन विच मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेशन is perpendicular to propagation of wave। उस वेव को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब इसी तरह मैं इसी के बारे में अगर बात करूं कि हम अब बात करेंगे किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ कि आपके पास ये एक लॉन्ग स्प्रिंग है, इस तरफ से मैं इसको क्या करता हूँ, यूं खींच के ना इस तरफ खींच के छोड़ देता हूँ। तो जब मैं इसको इस तरफ खींच के छोड़ूंगा तो क्या होगा, यही स्प्रिंग क्या करेगा, कहीं पे ज़्यादा कंप्रेस होगा, कहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, कहीं पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा कंप्रेस, इस तरह से। यानी कि अब जो मीडियम पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में जो है वो ऑसिलेट करेंगे, यूं। जो अब स्प्रिंग है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा और वेव की प्रोपगेशन भी सेम डायरेक्शन में होगी। तो अगर ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स या ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स जो है वो पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव हो, oscillation of medium particle oscillation is parallel to the propagation of wave हो, तो तब हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव।
अब इन्हीं की साथ साथ हम अगर आगे एग्जाम्पल देखें तो इसमें तो हम एग्जाम्पल वो भी ले सकते हैं। रिपल टैंक में वाटर वेव, स्ट्रिंग की वेव स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस वेव जो है, ये किसकी एग्जाम्पल है, ट्रांसफर वेव की। अब इस तरह लॉन्गिट्यूडल वेव जो है, लॉन्गिट्यूडल वेव के बारे में अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडल वेव जो है, साउंड वेव्स जो है ये एक लॉन्गिट्यूडल है। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडल्स इन नेचर, ये जो है एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडल वेव्स की, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल के तौर पे जानी जाती है। तो इन सब के बारे में अगर हम अब ओवरव्यू करें तो हमने कहा था कि आपके पास जो वेव्स है वो तीन तरह की। सबसे पहले थी मैकेनिकल वेव्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन मैटर वेव। देन हमने इन तीनों में से कहा कि हमने ज़्यादा डिस्कस जो इसमें करना है वो मैकेनिकल वेव्स को करना है। तो मैकेनिकल वेव्स को हम दूसरा नाम जो है प्रोग्रेसिव वेव का नाम भी देते हैं। प्रोग्रेसिव वेव उन वेव्स को कहते हैं जो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे मूव करती है। तो पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस से अवे जो मूव करती है इनमें नॉर्मली यही आती है मैकेनिकल वेव, और उनकी हमने दो जो है वो एग्जांपल बताई, एक ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडल वेव। इसका मतलब है जो साउंड वेव, वाटर वेव्स या स्ट्रिंग के अंदर वेव्स है, इनको आप प्रोग्रेसिव वेव भी कह सकते हैं, मैकेनिकल वेव्स भी कह सकते हैं, ट्रांसफर वेव भी कह सकते हैं, और साउंड वेव को पर्टिकुलरली लॉन्गिट्यूडल वेव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन। ठीक है, जो ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडल हमने डिफरेंस रखा है, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू प्रोपगेशन जो है वो रखा है। तो ये हमने जनरली इनके बारे में जो है वो जाना कि वेव जो है वो कितनी तरह की और इनका आपस में क्या क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि यही जो वेव्स है इनकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, और क्या ये वेव्स अपनी पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी मोशन को रिपीट करती है। अगर करती है तो उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, और वेव की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी है। जिनमें हम जो है वो पर्टिकुलरली दो जो है वो वेव्स की बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक वेव्स। जैसे आप इस टर्म को पहले भी जानते हैं, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक की मीनिंग क्या है? पीरियोडिक का मतलब है कि कोई भी जो कोई भी मोशन जो है या कोई भी चीज़ जो है अगर रेगुलर इंटरवल के साथ रिपीट हो रही हो तो उसको हम पीरियोडिक जो है पीरियोडिक का नाम देते हैं। जैसे हमने पीरियोडिक ऑसिलेशन की बात की चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो यहाँ पे पीरियोडिक वेव के बारे में अगर हम कहें तो पीरियोडिक वेव वो वेव है जिसमें आपके पास जो वेव्स है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो रिपीट हो रही हो। आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो अपनी मोशन को रिपीट कर रही हो तो उसको हम कहते हैं पीरियोडिक वेव। तो एक वेव अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ लाइक इस तरह से कि ये आपके पास एक वेव जनरेट हो रही है, जैसे हमने प्रीवियस जो है वो चैप्टर के अंदर देखा कि अगर आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, उसको आप अगर ऑसिलेट करवाते हैं तो उससे भी एक वेव जनरेट होती है। तो इस वेव के बारे में अगर हम बात करें तो इस वेव के बारे में हम बात करते हुए ये कहें कि आपके पास ये जो अपर पोर्शन ऑफ वेव है इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये वाला अपर पोर्शन ऑफ वेव फ्रॉम मीन पोजीशन उसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। लोअर पोर्शन ऑफ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। और पीरियोडिक वेव कौन सी थी, दोज वेव which repeats its oscillation after equal interval of time। जो अपनी ऑसिलेशन को, जो अपनी वेवलेंथ को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने टर्म यूज की एक वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ हम कहते हैं वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक अ वन वेवलेंथ। वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक अ वन वेवलेंथ। एक क्रस्ट और एक ट्रफ जो है वो मिल के क्या बनाते हैं, एक वेवलेंथ जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जरा बराबर से क्रस्ट और ट्रफ बनाऊं।
यूं यूं ये अपनी वैल्यू को बार बार जो है वो रिपीट करेगी। इसको हमने क्या बोला है, क्रस्ट, और इसको क्या बोला है, ट्रफ। और एक वेवलेंथ क्या है, एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनाते हैं, एक वेवलेंथ। तो इस तरह अगर मैं ये कहूँ कि हमने इसी प्रोपगेशन को आगे जो है वो कंटिन्यू रखा है, तो जरूरी नहीं है कि यही इतनी लेंथ सिर्फ एक वेवलेंथ है। ये क्रस्ट टू क्रस्ट भी एक वेवलेंथ के बराबर है, ट्रफ टू ट्रफ भी एक वेवलेंथ के बराबर है। आपने बस ये करना है कि एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ बनना चाहिए। अब इस वेवलेंथ में आप देखिए तो कंप्लीट ट्रफ बन रहा है, और यहाँ पे ये हाफ क्रस्ट इधर है और हाफ क्रस्ट इधर है, ये भी एक वेवलेंथ है। अब इस तरह इसमें अगर हम देखें तो पूरा क्रस्ट एक आ गया, और यहाँ से हाफ ट्रफ इधर से बन रहा है और हाफ ट्रफ जो है इधर से बन रहा है, ठीक है, ये पूरा क्रस्ट, तो ये भी एक वेवलेंथ है। इसी तरह अगर कोई भी दो पॉइंट हो जो कि पीक टू पीक ना हो, क्रस्ट से क्रस्ट की तरफ ना आ रहे हो, लाइक ये वाले पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट ले ले और एक ये वाला पॉइंट ले ले, तो ये भी इधर भी इनके आपस में कितना लेंथ है, ये कंप्लीट ट्रफ और ये क्रस्ट का एक पोर्शन, और ये जितना पोर्शन बचा ये इधर से इधर, ये इतना हिस्सा, ये इतनी जो लेंथ है ये भी किसके बराबर है, एक वेवलेंथ के। तो इस तरह आप जो है वो वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें हमने अभी तक क्रस्ट, ट्रफ और वेवलेंथ को जो है वो डिफाइन किया है। इसी तरह इसमें आप टाइम पीरियड और इसकी फ्रीक्वेंसी, इनको भी आप जो है वो डिफाइन करें। तो हमने कितनी टर्मिनोलॉजीज डिफाइन की, क्रस्ट, ट्रफ, वेवलेंथ, इसके साथ एम्पलीट्यूड भी, ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो आपने डिफाइन करनी, ये सब आपने डिफाइन करना है। तो क्रस्ट हमने क्या कहा था, अपर पोर्शन ऑफ वेव, ट्रफ क्या है, लोअर पोर्शन ऑफ वेव, वेवलेंथ क्या है, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक अ वन वेवलेंथ, या क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ मेक अ वन वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ अ वेव, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो वेदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है उसको आप क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव, उसको आप क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन वन सेकेंड, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड। तो आप प्रीवियस चैप्टर के अकॉर्डिंगली भी इसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड, एक पॉइंट में से एक सेकेंड में जितनी वेव्स गुजरती हैं उसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको आप कैपिटल टी और इसको नॉर्मली एफ के साथ जो है आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करूँ एक वेव को, उसके टाइम पीरियड को भी मैं जस्टिफाई करूँ, ये वैसे तो आप पहले भी जानते ही हैं कि ये कंप्लीट वेव के लिए टाइम कितना है, टाइम पीरियड टी। हाफ वेव के लिए कितना होगा, टी बाई टू। क्वार्टर हाफ के लिए कितना होगा, टी बाई फोर। एंड थर्ड हाफ के लिए कितना होगा आपके पास, थ्री टी बाई फोर। थ्री टी बाई फोर कैसे आएगा, इन दोनों की मीन वैल्यू होगी, टी बाई टू प्लस टी डिवाइडेड बाई टू, इन दोनों की एवरेज। तो इसको आप सॉल्व करें तो आपके पास थ्री टी बाई फोर ही आएगा। इस तरह ये जो टी बाई फोर है ये इन दोनों की एवरेज है। तो इस तरह आप टाइम पीरियड को भी जो है यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। तो प्रोडिक वेव जो है इनको आप आगे दो तरह से उसने डिफाइन किया हुआ है, एक ट्रांसफर प्रोडिक वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोडिक वेव। इन दोनों को भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने पहले जो है वो किया है ट्रांसफर वेव और प्रोडिक वेव को। दोज वेव्स इन विच oscillation of the medium particles perpendicular to the propagation of waves
आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोज आर कॉल्ड पीरियोडिक ट्रांसफर वेव। और इस तरह जब आप पैरेलल की बात करेंगे तो उसमें आपने जस्ट पीरियोडिसिटी को ऐड करना है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, वो रिपीट हो रही है तो उसको आप क्या कह देंगे, पीरियोडिक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का नाम आप उसको दे देंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट जो है आपके पास एक छोटी सी डेरिवेशन है जिसमें हमने वेव इक्वेशन जो है, वेव इक्वेशन जो है उसके बारे में हमने डिफाइन करना है कि वेव इक्वेशन जो है वो किसके बराबर है। वेव इक्वेशन के लिए हम जनरल इक्वेशन ही यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, जो कि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसमें मैं ना अब यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ कि आप हमारे पास एक वेव है जिसका टाइम पीरियड जो है वो टी के बराबर है, और एक टाइम पीरियड टी के लिए आपके पास लेंथ कितनी होती है, फासला कितना होता है, लैम्डा। तो अगर मैं इसी को नोट करूं, यहाँ पे हमारे पास फासला किसके बराबर है, वेवलेंथ के, और एक वेवलेंथ अगर फासला हो तो टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, टाइम किसके बराबर होगा, टाइम पीरियड के। तो तब आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब यहाँ पे हम ये जानते ही हैं कि टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर है वी बाई एफ, जिसको आप लिखते हैं v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जो नॉर्मली हम इक्वेशन जो है वो डेवलप करके बताते हैं। तो टाइम पीरियड की शक्ल में लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी और v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये आपके पास वेव इक्वेशन है। यहाँ पे लैम्डा एक फासला है जो कि मीटर्स में होता है, एफ फ्रीक्वेंसी है जो कि हर्ट्ज में होगी, और v स्पीड ऑफ वेव है जो कि जिसका फार्मूला, जिसका यूनिट जो है वो होगा, तो वेलोसिटी का यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड। तो अब हम इसका एक मेन पोर्शन है जिसको हम फेज रिलेशनशिप बिटवीन द टू पॉइंट्स के नाम से है वो जानते हैं। तो अब हमने उसके बारे में जो है वो इसकी डिस्कशन करनी है। फेज रिलेशनशिप, फेज क्या होता है, फेज के बारे में हम चैप्टर 7 के अंदर जानते हैं कि फेज जो है ये एक ऐसा एंगल है जो कि हमें दो चीज़ें बताता है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डायरेक्शन। तो अगर आप इसी वेव को जो है वो कंसीडर कर लें, ये वाली वेव ये आपके पास है, तो इस वेव को कंसीडर करते हुए आप ये देखें कि ये वाला एक पॉइंट है वेव के ऊपर, तो ये आपको दो चीज़ें बता रहा है, एक ये कि मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पे है और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड है डायरेक्शन बता दी, और कितने डिस्प्लेसमेंट पे है ये हमें इसने उसका डिस्टेंस बताया। तो फेज जो है दो चीज़ें बताता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, डायरेक्शन भी आ जाती है और डिस्टेंस भी आ जाता है। तो हमने यहाँ पे फेज के बारे में बताने हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें हम मेनली डिस्कस करेंगे, एक जो है उसको हम कहते हैं इन फेज और एक पॉइंट है आउट ऑफ फेज। हमने मेनली जो बात करनी है कि इन फेज पॉइंट कौन से हैं और आउट ऑफ फेज पॉइंट कौन से, आउट ऑफ फेज पॉइंट कौन से, इन फेज पॉइंट कौन से होंगे। लाइक आप यूं ही समझ लें कि आपके पास एक वेव है, ये आपके पास एक वेव थी, हमने ये कहा हुआ है कि हमारे पास ये पीक टू पीक जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, लैम्डा के। इसी तरह अगर मैं इसको नाम दे दूं, आप यूं समझ लें ये आपके पास ए पॉइंट, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, इनके दरमियान फासला भी कितना, लैम्डा ही है, और अगर मैं इन दोनों के दरमियान बताऊं तो कितना है, 2 लैम्डा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जनरली लिखने लगा हूँ कि वो वाले पॉइंट जिनका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन सेम हो,
उनको आप क्या कहते हैं, इन फेज पॉइंट। दोज पॉइंट हैविंग सेम डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उनको आप क्या कह रहे हैं, इन फेज पॉइंट। दोज पॉइंट्स हैविंग सेम distance and direction from mean position, उनको हम क्या कहते हैं, इन फेज पॉइंट। जैसे मैंने ये सारा बताया। इसी तरह अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये भी आपस में इन फेज है। इसको आप कह लें ए प्राइम, इसको कह लें बी प्राइम, और यहाँ पे वेव आके प्रोपोगेट हो रही है। तो ये वाला पॉइंट जो सी प्राइम है, ये सारे के सारे भी मीन पोजीशन से सेम डिस्प्लेसमेंट पे होंगे अगर, तो ये सारे भी आपस में क्या होंगे, इन फेज। और एक चीज और देखी गई कि इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। आई थिंक नजर नहीं आ रहा है इसके साथ आपको। पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, लैम्डा, या फिर 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या अप टू सो ऑन। अगर ये आपके पास पाथ डिफरेंस हो, ये आपके पास पाथ डिफरेंस हो, तो तब आप उन सब पॉइंट को क्या कहेंगे, दे आर इन फेज। वो सारे के सारे पॉइंट आपस में क्या होंगे, इन फेज होंगे। अब इसमें हम पर्टिकुलरली एक और बात भी करते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपके पास पीक पॉइंट्स ही आपस में इन फेज हो। ये वाला एक पॉइंट भी किसी दूसरे इसी वाले पॉइंट के साथ इन फेज भी हो सकता है। अब ये देखिए, ये मीन पोजीशन से क्या दोनों सेम डायरेक्शन सेम डिस्प्लेसमेंट में नहीं है? अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन सेम डिस्प्लेसमेंट में है तो पहली डेफिनेशन मुकम्मल हो गई कि हाँ वाकई सेम डायरेक्शन सेम डिस्प्लेसमेंट में ये इन फेज है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन ये है कि आपके पास इनके दरमियान जो लेंथ है, जो पाथ डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, वो कितना होना चाहिए, लैम्डा के बराबर। तो क्या देखिए, ये भी एक वेवलेंथ के बराबर नहीं बन रहा जो हमने प्रीवियसली डिफाइन किया वेवलेंथ को। हमने ये कहा कि एक क्रस्ट, ये ट्रफ है, और एक क्रस्ट, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ मेक अ वन वेवलेंथ, तो ये भी वेवलेंथ के बराबर है। इस तरह अगर मैं इसको कहूँ ना पी, ये पी प्राइम, ये पी डबल प्राइम यहाँ पे, तो ये तीनों पॉइंट भी आपस में इन फेज है। पी प्राइम के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 2 लैम्डा, पी और पी डबल प्राइम के दरमियान। पी प्राइम और पी डबल प्राइम के दरमियान कितना, लैम्डा। इस तरह आगे भी कोई पॉइंट होता तो उसके दरमियान 3 लैम्डा डिस्टेंस होता। तो इन सब पॉइंट को आप क्या कह रहे हैं, इन फेज पॉइंट। इसी तरह हम बात करेंगे आउट ऑफ फेज पॉइंट की। तो वो वाले सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, दोज पॉइंट्स having same distance but opposite direction from mean position, उसको हम क्या कहते हैं, आउट ऑफ फेज पॉइंट। लाइक आपके पास एक ये वाला पॉइंट है ए, जिसको हमने कहा था, और इसको क्या कहा था, ए प्राइम। यहाँ पे आप देखें तो इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये आपस में क्या हो गए, आउट ऑफ फेज। इस तरह अगर ये वाला पॉइंट लूँ बी और ये वाला बी प्राइम लूँ, तो इनके दरमियान भी आप देखिए तो डिस्टेंस सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, आउट ऑफ फेज पॉइंट होंगे। अब इस तरह ए और बी प्राइम, ये भी आपस में आउट ऑफ फेज है,
बी और बी प्राइम भी आउट ऑफ फेज, ए और बी प्राइम भी आउट ऑफ फेज, बी और ए प्राइम भी आउट ऑफ फेज। अब इनके दरमियान अगर हम इस तरह की बात करें कि फेज डिफरेंस कितना है इनके दरमियान या पाथ डिफरेंस कितना है, पाथ डिफरेंस की अगर बात करें तो वो हम देखेंगे कि यहाँ पे इसके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा बाई 2। अब लैम्डा बाई 2 कितना होता है, इसके बारे में हम यूँ कहते हैं कि ये आपके पास अगर एक वेव है कंप्लीट, इसकी लेंथ कितनी है लैम्डा, इसका मतलब है हाफ की कितनी होगी लैम्डा बाई 2, ये भी लैम्डा बाई 2 और ये भी लैम्डा बाई 2 है। क्रस्ट की सिर्फ लैम्डा बाई 2, ट्रफ की सिर्फ लैम्डा बाई 2। इसी तरह अगर आप इन दोनों पॉइंट की बात करें तो आधा क्रस्ट और आधा ट्रफ ये भी आपस में कितना लेंथ रखते हैं लैम्डा बाई 2 ही रखेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पहले भी कहा हुआ है कि इधर से भी आप इस वेव को अगर मुकम्मल कर लें, अगर हम मुकम्मल ठीक तरह से बनाना चाह रहा था, ये आपने इस लेंथ को भी क्या लैम्डा नहीं कहा हुआ क्रस्ट टू क्रस्ट को, तो यहाँ पे भी आप देखें तो हाफ नहीं हो रही वेव, ये भी लैम्डा बाई 2 और ये इतनी भी क्या होगी लैम्डा बाई 2 ही हो। ठीक है, अब इस तरह अगर आप इसका भी हाफ कर दें तो वो क्या बनेगा लैम्डा बाई 4। तो ये लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4। तो एक वेव के 4 हिस्से कर दे तो हर हिस्सा हर पार्ट जो है लैम्डा बाई 4 के बराबर है। 2 पार्ट कर रहे हैं तो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस आएगा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या कहेंगे कि आपके पास पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए लैम्डा बाई 2 हो, ये इतना। अगर ए और बी प्राइम नोट करें, ए और बी प्राइम के दरमियान कितनी लेंथ है, ए प्राइम और बी प्राइम के दरमियान लैम्डा, तो टोटल ये लेंथ कितनी बन गई लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा, तो ये आएगा 3 लैम्डा बाई 2। इस तरह नेक्स्ट पॉइंट होता तो वो आना था 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 अप टू सो ऑन। इसको आप कहते हैं हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, इसको यू भी लिखते हैं जैसे ये हमने लिखा ना, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। इसको हम कहते हैं हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो आप देखिए हाफ है सारे नंबर और ऑड नंबर है, हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। इसकी जनरल फॉर्म अगर लिखे तो यू लिखते हैं एन प्लस 1/2 इंटू लैम्डा, या फिर हम इसको यू भी लिखते हैं 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, और यहाँ पे भी n की वैल्यू वही हो 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अगर फेज डिफरेंस ये पाथ डिफरेंस हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो तो उसको हम कहेंगे आउट ऑफ फेज, और अगर पॉइंट्स जो है उनके दरमियान पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो तो उन पॉइंट्स को हम कहेंगे इन फेज पॉइंट्स। इन्हीं इन फेज और आउट ऑफ फेज पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमने नेक्स्ट वेव्स की जो है वो प्रॉपर्टीज जो है वो जाननी है कि इंटरफेरेंस जो है वो कब और किस किस्म का होगा और बीट्स कैसे क्रिएट होंगी या फिर स्टेशनरी वेव्स जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिटेल्ड वर्जन में जो है जाना है कि एक वेव जो है उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, और उसको आप फर्दर जो है जब डिस्कस करें तो किन किन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली आपने जो है इसको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीड ऑफ साउंड जो है इन एयर डिटर्मिन करेंगे, जिसको हमने कहा हुआ है कि इट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर।
तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।